Hello and welcome to Ayu Pathshala. दोस्तों, there was a time long back when there was no means of communication और फिर we used the messenger pigeon कबूतर के पैर में चिट्ठी डाल करके फिर हम वो मैसेज डिलीवर करते थे वो भी very short messages. Then came the invention of telegram and then it reduced the time taken or time span to deliver the message. और उसके बाद सेलुलर टेक्नोलॉजी आते ही एक रेवोल्यूशन आ गया और हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काफी दूर बैठे लोगों से इत्मीनान से बात कर सकते थे ना। लेकिन वो जमाना और था जब हमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों में पैसे देने पड़ते थे। खैर दैट वाज दी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान के पास हमेशा एक इच्छाओं का कोई सीमित नहीं है, कोई उसका लिमिट नहीं है। सेलुलर टेक्नोलॉजीज का भी सिमिलर कहानी है। जब हमने जो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाया और लास्ट वीडियो में हमने देखा फंडामेंटल ऑफ 2G सेकंड जनरेशन मोबाइल सेलुलर टेक्नोलॉजी, जहां हमने जीएसएम के फंडामेंटल्स और जीएसएम के आर्किटेक्चर की बात करी। तो अब फोकस चेंज हो गया था। जहां कम्युनिकेशन पॉसिबल हो चला था वहीं अब डेटा का भी रिक्वायरमेंट बढ़ गया था, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज होने लगा। और 2G में हमारे पास सर्किट स्विचिंग होती थी, यानी कि सर्किट स्विचिंग के अंदर हम डेडिकेटेड चैनल यूज करते थे जहां पर रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होता था। और डेटा तो फोकस था ही नहीं, लेकिन फिर भी डेटा की स्पीड हमें 10 kbps के अराउंड मिलती थी। याद करो 2008 9 10 का जमाना, जहां पर ब्राउजिंग कितना डिफिकल्ट होता था। तो उस वक्त यूजर्स भी कम होते थे और इंटरनेट का भी इतना जोर शोर नहीं था। लेकिन समय के साथ जहां इंटरनेट का यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सेलुलर टेक्नोलॉजीज में भी इस चीज की डिमांड आने लगी कि डेटा स्पीड कैसे बढ़ाएं। और इसी के साथ हमारे पास एक नया सेलुलर टेक्नोलॉजीज आता है जहां पर हम डेटा स्पीड को इनहांस करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज व्हाट कॉल एज द थर्ड जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजीज, जिसको हम यूएमटीएस भी बोलते हैं, यूनिवर्सल मोबाइल टेरेस्ट्रियल या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। यूएमटीएस के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर। लेकिन अगर आप तक अभी आपने आयु पाठशाला का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और वहां पर मेन्यू ऑप्शन के अंदर जा करके आपको फ्री मटेरियल्स का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर ऑलरेडी मैंने चार पांच टॉपिक्स पे नोट्स ऑलरेडी वहां अपलोड कर दिया है, वहां से उठा लीजिए। और उसके बाद जब इस क्लास में ऐसे जैसे आपको ना एक उसमें फ्रेश नोट्स अवेलेबल है ना, विदाउट एनी एडिटिंग। लेकिन उसको आप क्या करेंगे, लेक्चर से पहले वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उसको साथ में रख करके फिर मैं जो यहाँ पर कुछ नोट डाउन कराता हूँ या कुछ लिखता हूँ उसको आप साथ साथ कॉपी करते जाएंगे। और ये वाला आफ्टर क्लास नोट्स मैं आयु पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। सो लेट अस बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे कंटेंट को आप पसंद कर रहे हैं। एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द सेम स्टाइल ऑफ टीचिंग। अदरवाइज मैं पहले जो लेक्चर्स की वीडियो बनाता था, दैट दैट वाज लाइक, बहुत लोगों ने बोला कि इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो सो आई स्विच्ड माय मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन की ओर मूव करेंगे, तो कुछ पहले वाले इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें कुछ तो ड्रॉबैक रहा होगा। और फिर जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसमें हम पहले से कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही हम नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑब्वियस अभी तक मुझे पता चल गया है कि जीएसएम में क्या प्रॉब्लम्स है। एक तो डेटा रेट बहुत ही कम है, कितना है, अराउंड 9.6 kbps, जो कि बहुत स्लो है। केबीपीएस में कहाँ, अभी आप सोचो जहाँ 4G 5G में आप जीबीज में बात कर रहे हो या एमबीज में बात करो, वहां 9.6 केबीज कहाँ कहाँ स्टैंड करता है, कहीं स्टैंड नहीं करता। तो ऑब्वियसली बात है डेटा रेट बहुत स्लो थे, तो इसके वजह से हमें हायर डेटा रेट चाहिए था। और बात तो हमारी हो ही रही थी, 2G से भी बात हो रही थी, फोन पे बात कर रहे थे आराम से। और इनफैक्ट आप देखोगे तो 2G का जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ सर्किट स्विचिंग होती है, डेडिकेटेड चैनल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एक बार कॉल थ्रू हो गया, आप कंटिन्यूसली आराम से बात कर सकते हो। तो 2G टेक्नोलॉजी के अंदर ये एडवांटेज था। लेकिन उस वजह से क्या होता था कि डेटा रेट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता था। और सर्किट स्विचिंग की वजह से क्या होता था
आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होता था। तो इन दोनों चीजों को, अब जैसे यूजर्स बढ़ेंगे ना मोबाइल में, आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मोबाइल यूज करना शुरू कर दिए, तो लोग बात करेंगे, तो ज्यादा रिसोर्स को यूज करेंगे। पहले अगर यूजर कम थे तो ठीक है, जितना बैंडविड्थ है उसके अंदर आराम से हम एकोमोडेट कर पा रहे थे। लेकिन जैसे यूजर्स बढ़ जाएंगे, हमें चाहिए कि और मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर सके। इसकी वजह से हम 2G से 3G पे मूव किए। तो 3G को हम यूएमटीएस भी बोलते हैं, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। और ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है, दैट इज 2100 मेगाहर्ट्ज। तो हमने देखा जीएसएम 900 एंड 1800 पे काम करता है, और यूएमटीएस काम करता है आपका 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पे। ठीक है। एक्सेस मेथड हम इसमें यूज करते थे टीडीएमए और एफडीएमए, और यहाँ पर हम यूज करते हैं सीडीएमए या डब्ल्यू। सीडीएमए आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजीज में। तो सीडीएमए आप वहां से देख सकते हैं। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका मतलब होता है, जहां पर हम ऑर्थोगोनल कोड यूज करते हैं, और जो भी हमारा अवेलेबल बैंडविड्थ है उसमें बहुत सारे यूजर्स को बोलते हैं साइमल्टेनियसली भेजो, लेकिन हर यूजर के सिग्नल को हम एक यूनिक कोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर वॉइस एसएमएस के साथ साथ 2G में केवल वॉइस और एसएमएस भेज सकते थे, लेकिन 3G आता ही हम वीडियो कॉलिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग पे भी फोकस करने लगे। स्विचिंग यहाँ पर कैसे करते हैं, सर्किट स्विचिंग करते थे। और 3G में जब हम मूव कर गए तो यहाँ पर दोनों स्विचिंग यूज करते हैं। वॉइस कॉल के लिए क्या यूज करते थे, सर्किट स्विचिंग, और डेटा को सेंडिंग रिसीविंग या डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं। तो पैकेट स्विचिंग में कैसा है, ये पैकेट स्विचिंग में देखो ऐसा है ना कि कोई डेडिकेटेड सर्किट या डेडिकेटेड चैनल बिटवीन सेंडर एंड ट्रांसमीटर नहीं होता है। उसमें क्या होता है बेसिकली कि डेटा को आप स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में, ये आपके पास मान लो ये इतना बड़ा डेटा है, अब इसको स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में, हम आगे इसको पढ़ेंगे जब पैकेट्स वाले टॉपिक पे जाएंगे, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में हम इसको ब्रेक कर देते हैं, और सब पे सीरियल नंबर और डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस डाल देते हैं। अब ये पैकेट इंडिपेंडेंटली मूव करता है पूरे नेटवर्क में, कहीं से भी कोई भी पाथ लेकर के, या ट्रांसमिशन के जो रिसीवर है उसके पास ये पहुंच जाएगा। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ये रिसीवर के पास कोई भी डेटा किसी भी पाथ से पहुंचेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। जब जहां से इसको जिस जिस प्रकार से कनेक्टिविटी मिलेगी उस हिसाब से जाएगा, और रिसीवर उसको वापस से सीरियल नंबर के हिसाब से रीअसेंबल कर लेगा, और उसके बाद इंटायर डेटा ब्लॉक उसको रिसीव हो जाएगा। तो ये पैकेट स्विचिंग होता है। यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, किसी भी पाथ से जाकर के ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। मल्टीपल एक्सेस में हमने देखा कि यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू यानी कि वाइड बैंड सीडीएमए। और चैनल का बैंडविड्थ कितना है यहाँ, 5 मेगाहर्ट्ज। उसमें कितना था हमारा जीएसएम में, 200 किलोहर्ट्ज था, यहाँ पर 5 मेगाहर्ट्ज है। और सारे यूजर्स जो है सेम सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम एफडीएमए नहीं यूज करते हैं, जहां पर हम हर कैरियर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भेजते हैं। यहाँ पर हम एक ही फ्रीक्वेंसी पे सारे यूजर्स को अलाउ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डब्ल्यू यूज कर रहे हैं। यानी कि सीडीएमए का टेक्निक तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो सेपरेटेड बाय यूनिक स्प्रेडिंग कोड, जो कोड्स जो है हर यूजर को एक सेपरेट यूनिक कोड्स पे उसको मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। मॉड्यूलेशन, हम जहां 2G में जीएमएस के मॉड्यूलेशन यूज करते थे, 3G में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यूपीएस के और 16 QAM HSDPA यूज करते हैं। 16 QAM में हम कितने बिट्स का यूज करेंगे, देखो 16 QAM बोलने का मतलब ये है कि लॉग बेस टू 16 बिट्स से हम 16 QAM करते हैं। आपने ये पढ़ रखा है ना, QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वी हैव डन दिस। उसके बाद चलो, अब ये तो हमारा हो गया एक मोटा मोटा जो आपको फंडामेंटल्स के अंदर कि क्या टेक्निक यूज होती है वो है। लेकिन इसका आर्किटेक्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसका आर्किटेक्चर देखेंगे। तो जैसे हम लोग 2G के अंदर में हमने क्या देखा कि 2G के अंदर दो मेन आर्किटेक्चर होता है। एक तो आपका, सॉरी, दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो मोबाइल स्टेशन हो गया अपना, जो यहाँ 3G के अंदर भी होगा, और उसके बाद बीएसएस यानी कि बेस स्टेशन, और यहाँ पर नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम, एनएसएस। तो बीएसएस और एनएसएस होता है। सिमिलरली जब नए टेक्नोलॉजी में जाएंगे ना, तो देखो काम क्या है, काम तो अल्टीमेटली सेम ही है। क्या, हमें जो मोबाइल स्टेशन है या यूजर इक्विपमेंट है, जो भी है, इसको हमें दूसरे यूजर इक्विपमेंट या मोबाइल स्टेशन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, ताकि ये आपस में डेटा भेज सके, बातचीत कर सके, है ना, वॉइस कॉलिंग कर सके। और अगर इंटरनेट से डेटा लेना है, तो यहाँ पर इंटरनेट पे कहीं पर भी सर्वर है, वहां से इसके पास डेटा आ सके। ठीक है, यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव सेम है, टेक्नोलॉजी जैसे भी चेंज होता रहेगा, उसमें थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएंगे, चीजों के नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फंक्शनैलिटी रहेगी सेम। और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स या कंपोनेंट हम यूज करेंगे, ताकि जो एडवांस फंक्शनैलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम कर पाए।
ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे पास 2G आर्किटेक्चर या जीएसएम आर्किटेक्चर के अंदर में BSS और NSS होता है, यहाँ पर हमारे पास होते हैं यूटी रैन। यूटी रैन का मतलब क्या होता है? यूटी से तो यू से तो हो गया आपका यूएमटीएस, और टी से हो गया टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। और एनएसएस की जगह पे जो स्विचिंग करता है मेनली, जहां हम इसके अंदर देखे थे ना, एमएससी वगैरह होता है, HLR BI और ये सारे इसमें डेटाबेसेस होते हैं, ताकि जहां से वो सारी डिटेल्स उठा करके ऑथेंटिकेशन और वो बाकी सब्सक्राइबर का डिटेल्स चेक करता है। तो वो सारी चीजें हमने इसमें देखी थी, एमएससी के अंदर देखी थी। वो 3G के अंदर क्या बन जाएगा? कोर नेटवर्क बन जाएगा, कोर नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है। तो एक बार हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो जो मोबाइल स्टेशन हमारा होता है, मोबाइल स्टेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जीएसएम के अंदर बीटीएस वगैरह होते थे, बीएसएस के अंदर यहाँ पर हम उसको बोलते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क। और इसके पास नोड्स होते हैं, और ये नोड्स ना बीटीएस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर बीटीएस हमारा होता है जीएसएम के अंदर, उसी बीटीएस को यहाँ पर हम नेम कर देते हैं नोड, नोड बी बोलते हैं। ओके। और उसके बाद देखेंगे आरएनसी से हमारा कोर नेटवर्क कनेक्टेड होता है, जीजीएसएम एसजीएसएम क्या है, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। एमएससी और जीएमएससी क्या है, और ये बेसिकली जो है स्विचिंग डोमेन यहाँ पर होता है, एक एसएमएस के लिए, एक कॉल के लिए, ये स्विचिंग डोमेन है। तो स्विचिंग के लिए, कॉल के लिए अलग है, और डेटा के लिए अलग पाथ यहाँ पर बना दिया गया है, डेडिकेटेड पाथ बना दिया गया है। और बोला गया है कि अगर आपको डेटा करना है तो आप पैकेट स्विचिंग डोमेन में चले जाओ, अगर आपको डेटा चाहिए इंटरनेट से तो आप पैकेट स्विचिंग डिटेल में चले जाओ, और आईएमएस वगैरह से आपका इसका कनेक्टिविटी सारी चीज देखेंगे हम। और अगर आपको कॉलिंग करना है तो आप एमएससी और जेएमएससी के थ्रू कॉल कर लो। ठीक है। तो ये हो गया। प्लस यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर आपको इंटरफेसेस भी याद करना पड़ेगा। जैसे यूयू इंटरफेस किसके इसके बीच में होता है? तो यूजर इक्विपमेंट और नोड बी के बीच में। फिर आईयूबी कहाँ होता है? नोड बी और आरएनसी के बीच में। फिर दो आरएनसी आपस में आईयूआर इंटरफेस से कनेक्टेड होते हैं। फिर आईयू इंटरफेस और आईयूबी इंटरफेस को ध्यान रखना है। एन आरएनसी और एमएससी के बीच में जो इंटरफेस होता है वो होता है आईयू इंटरफेस। तो ये आपको चार इंटरफेसेस याद रखने पड़ेंगे: यूयू इंटरफेस, आईयूबी इंटरफेस, आईयू इंटरफेस और आईयूआर इंटरफेस। तो आईयूआर तो आपको पता है, देखो आईयू इंटरफेस याद रखो, आईयू इंटरफेस बिटवीन आरएनसी एंड एमएससी। फिर आईयूबी, बी आ गया ना तो नोड बी वर्सेस आरएनसी। आईयूआर, आर आ गया तो आरएनसी, और आरएनसी के बीच में जो इंटरफेस है वो आईयूआर। और यूयू मतलब यूजर इक्विपमेंट से नोड बी के बीच में जो इंटरफेस है वो यूयू। याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। यूई आ गया तो यूयू इंटरफेस हो गया, आरएनसी आरएनसी में आ गया तो आईयूआर इंटरफेस हो गया। ठीक है। और आरएनसी और एमएससी के बीच में आईयू इंटरफेस आ गया, और नोड बी और आरएनसी के बीच में आईयू बी, नोड बी से बी। ठीक है, याद हो गया होगा अब तक। तो चलो सबसे पहले हम इसका आर्किटेक्चर को एक बार देख लेते हैं। फंडामेंटल्स में तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं 2G और 3G के बीच में। और थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी देख लेंगे कि ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन हमें जो मेजर आर्किटेक्चर देखना है ना वो एलटीई का देखना है। लेकिन ठीक है, क्योंकि अभी जो बीएसएनएल के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है वो 4G LTE का प्रोजेक्ट चल रहा है। 2G और 3G ऑलमोस्ट इसके अब 2G तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज में बंद भी हो गया है, लेकिन बीएसएनएल अभी भी 2G अलाउ करता है, 2G 3G। लेकिन अभी जो मेजर प्रोजेक्ट है बीएसएनएल के अंदर दैट इज अबाउट एलटीई। तो चलो फटाफट इसके आर्किटेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसका जो आर्किटेक्चर है ना यूएमटीएस का, यूएमटीएस मतलब 3G का, इसको मेजर थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है यूजर इक्विपमेंट। यूजर इक्विपमेंट को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज द मोबाइल स्टेशन, उसी को हम यूजर इक्विपमेंट बोलते हैं। मोबाइल स्टेशन किसमें बोलते थे? मोबाइल स्टेशन सर जीएसएम आर्किटेक्चर में बोलते हैं। ठीक है, याद है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक ये सारी चीजें, है ना। तो मोबाइल स्टेशन देखो, जीएसएम आर्किटेक्चर में मोबाइल स्टेशन बोलते थे, इसी को हमने यहाँ पर नया नाम दे दिया है। बोलते हैं ना, जैसे इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया भाई, प्रयागराज कर दिया, तो चेंज करते रहते हो। क्यों? क्योंकि भाई किसके कार्यकाल में नाम चेंज हुआ था, तो आपको याद रहेगा, चलो हाँ इन साहब ने जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, तो उसी का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया। तो सिमिलर है, यहाँ पर भी मोबाइल ही है, हैंडसेट ही है, इसके अंदर ही आपका यूनिवर्सल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यू सिम या सिम आप बोलो, दोनों सेम ही है, वो आते हैं इसके अंदर। और यूजर इक्विपमेंट तो सेम ही है, तो बस नाम चेंज कर दिया। तो पहला तो आपका यूजर इक्विपमेंट हो गया। दूसरा, पीएसएस की जगह में यहाँ पर क्या होता है? रेडियो नेटवर्क और रेडियो एक्सेस, सॉरी RAN होता है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। और इसको बोलते हैं यूटी रैन, यूएमटीएस टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है यहाँ पर, हमने देख लिया ऊपर में। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है
कोर नेटवर्क, देखो कोर नेटवर्क, ठीक है, ये डायग्राम को याद रखो बना करके, कोर नेटवर्क, ठीक है, यूटी रैन एंड कोर नेटवर्क, ठीक है। अब चलो यूटी रैन और यहाँ लिख देता हूँ कोर नेटवर्क, कोर नेटवर्क। अब देखो यूटी रैन साइड में मैं बीएसएस लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, बीटीएस होता था ना, बीटीएस होता था, बीएससी होता था, डिफरेंट डिफरेंट बीटीएस बीएससी से कनेक्टेड होते थे। इसी बीएससी को इसमें क्या बोल देते हैं, इसमें बोलते हैं नोड बी। तो एक तो इसमें हो गया नोड बी, ठीक है, नोड बी। अब देखो इसी को ना फर्दर आगे जाके इवोल्व नोड बी बन जाएगा एलटी के अंदर, यही एलटी के अंदर जाके बन जाएगा ई नोड बी यानी कि इवॉल्व्ड नोड बी, 5G के अंदर जाके बन जाएगा जी नोड बी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन नोड बी। तो बस नोमेनक्लेचर चेंज हो रहा है और कुछ कुछ कंपोनेंट की कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, ठीक है। फिलहाल अभी याद रखो ई नोड बी, दिस इज इक्विवेलेंट टू बीटीएस। तो उसका तो हमने फंक्शन समझ लिया था क्या करता है बीटीएस। और इसमें जो इसका जो फंक्शनिंग होगा मेजर मेजर में वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन बीटीएस में करते थे, है ना। और ये पावर चैनल कोडिंग वगैरह, पावर कंट्रोल वगैरह, ये सारे नोड भी करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, सेम है बीटीएस जो जीएसएम में करता था वो यही काम यहाँ पर नोड भी करेगा। दूसरा काम यहाँ पर है, दूसरा है आरएनसी, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। ये है रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। अब बताओ ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, बीएससी के इक्विवेलेंट होगा। बहुत सारे नोड भी किससे कनेक्ट होंगे, बीएससी से। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे बीटीएस किससे कनेक्टेड थे, बीएससी या बीसीएस से। तो उसी प्रकार से आरएनसी जो हमारा रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू बीएससी। अब ये बेसिकली क्या करेगा, बीएससी क्या करता था, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट करता था, वही काम यहाँ पर ये भी करेगा। रेडियो रिसोर्स का मैनेजमेंट करेगा, रिसोर्स का मैनेजमेंट करेगा बेसिकली, ठीक है। रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा, हैंडओवर में काम करेगा, हैंडओवर के लिए काम करेगा। और जब हम इंटरनेट यूज करेंगे तो ये पैकेट को शेड्यूलिंग भी करेगा, ठीक है, पैकेट शेड्यूलिंग। यहाँ पर ऑब्वियसली हमें डिसाइड करना ना कि आपको बात करनी है या इंटरनेट यूज करना है। अगर डेटा यूज करना है तो हम क्या करेंगे, पैकेट शेड्यूलिंग करेंगे। और अगर बात करनी है तो रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, हैंडओवर करेंगे, ठीक है। दो यहाँ पर अलग अलग बात यूज हो रहा है, देखो, है ना। रेडियो रेडियो आरएनसी है हमारा यही बीएससी की जगह पे। और ये देखेगा कि अगर आपको डेटा यूज करना है तो आपको एसजीएसएन और जीजीएसएन के थ्रू राउट कर देगा। अगर आपको बात करनी है तो ये आपको क्या करेगा, एमएससी और जीएमएससी के थ्रू आपकी बात करवा देगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलो इसके बाद आ जाओ कोर नेटवर्क पे। तो कोर नेटवर्क भी हम इसको, कोर नेटवर्क क्या है देख लो, ऑब्वियसली दो पार्ट में डिवाइड है ना, पैकेट स्विच डोमेन और सर्किट स्विच डोमेन, यही तो है अपना कोर नेटवर्क, दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो कोर नेटवर्क भी हमारा यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हम कर देते हैं। पहला पार्ट हो जाता है हमारा क्या, पैकेट स्विच, सर्किट स्विच पे बात कर लेते हैं पहले, सर्किट स्विच डोमेन सीएसडी या सीएस डोमेन। और इसको हम किस लिए यूज करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वॉइस कॉल्स के लिए यूज करेंगे, क्लियर है। अब इसके अंदर वॉइस कॉल्स के लिए यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या होगा भाई, तो सर इसके अंदर होगा पुराना वाला ही। सर्किट स्विचिंग में क्या क्या यूज करते थे, एमएससी, और एमएससी के साथ साथ आपका वीएलआर, एमएससी और जीएमएससी बोल दो, फॉर मैसेज जीएमएससी, जीएमएससी। और एमएससी के साथ हमारा ऑलरेडी जो डेटाबेसेस है वीएलआर एचएलआर वो तो यहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सर ये जो सी सर्किट स्विच डोमेन जो है यानी कि एमएससी और जीएमएससी जो हम यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या करेगा सर, सेम काम करेगा। कॉल सेटअप, कॉल सेटअप जो एमएससी हमारा करता था, स्विचिंग या राउटिंग, कॉल राउटिंग, ठीक है, यही काम तो हमारा एमएससी करता था। तो जब 2G आपको समझ में आ गया तो 3G समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मोबिलिटी मैनेजमेंट, राउटिंग और मोबिलिटी मैनेजमेंट एक ही चीज हो गया, तो मैं अलग से नहीं लिखता हूँ। और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, दूसरा हो गया आपका पैकेट स्विच डोमेन, पैकेट स्विच्ड डोमेन, जिसको हम पीएस डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीएस डोमेन। अब देखो पीएस डोमेन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम डेटा की बात करेंगे तो ये डेटा सर्विस के लिए यूज होगा, डेटा सर्विस के लिए यूज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो दो मेजर कंपोनेंट है क्या क्या है, सर एक तो आपने दिखाया था ऊपर एस जी एस एन जिसको हम बोलते हैं, सर एस जी एस एन मतलब क्या है, सर्विंग, जी से ना जीपीआरएस है तो याद रखो सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड, नोड। और यही चीज आप देखोगे एलटी में,
SGW बन जाता है, PGW बन जाता है ना। तो SGSN हो गया और GGSN हो गया। तो जहां पर आपको डेटा की बात करनी है वहां पर आप कहाँ जाओगे भाई, SGSN और GGSN के पास जाओगे, ठीक है। GGSN, ठीक है। गेटवे, GPRS सपोर्ट नोड, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अभी SGSN और GGSN को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये नया एलिमेंट है। MSC वाला तो ऊपर हम 2G में भी समझ चुके थे। तो ये कुछ नया नहीं है जो हमारा MSC और GMSC है। बस SGSN और GGSN ये नया एलिमेंट है, इसको समझते हैं। तो SGSN यहाँ पर समझा देता हूँ साइड में, ठीक है ना। तो SGSN का फुल फॉर्म हमने देख लिया और GGSN का फुल फॉर्म हमने देख लिया। तो SGSN पहले क्या करेगा, ये बेसिकली ना जो कॉल के लिए आपका MSC क्या है, MSC क्या करता है, आपका कॉल के लिए सारा कुछ राउटिंग वगैरह देखता है ना। हमने ऊपर फंक्शन देखा। तो डेटा के लिए MSC की तरह काम करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना SGSN को हम क्या बोल सकते हैं कि SGSN इज सेम फंक्शन लाइक एन MSC, बट इट इज द एक्ट लाइक अ पैकेट डेटा MSC, ठीक है। पैकेट डेटा के लिए MSC की तरह काम करेगा। पैकेट डेटा MSC फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस एरिया। तो जैसे MSC हमने ऊपर देखा मोबिलिटी मैनेजमेंट डेटा राउटिंग वगैरह करता है, सेशन मैनेजमेंट यहाँ पर डेटा के लिए हमारा SGSN सेम काम करेगा। क्या क्या करेगा, राउटिंग करेगा, डेटा राउटिंग करेगा, ठीक है। मोबिलिटी मैनेजमेंट करेगा, मोबिलिटी मैनेजमेंट करेगा। अब देखो यही सब मोबिलिटी मैनेजमेंट ना LTE में इसके लिए अलग नोड आता है, MEMI बोलते हैं। बाद में देखेंगे, अभी हम 3G में देख लो पहले। तो राउटिंग होगा, मोबिलिटी मैनेजमेंट होगा, सेशन मैनेजमेंट होगा। सेशन मैनेजमेंट यानी कि डेटा का ट्रांसफर जो होता है ना, तो उस एक डेटा ट्रांसफर के लिए जो रिक्वेस्ट आती है वो डेटा ट्रांसफर होता है, उसको सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा सेशन। तो वो कौन मैनेज करेगा, वो मैनेज करता है SGSN। और उसके बाद क्या करेगा, चार्जिंग एंड बिलिंग भी करेगा। चार्जिंग एंड बिलिंग कहाँ से होगा डेटा का, चार्जिंग एंड बिलिंग SGSN से होगा, ठीक है। तो SGSN के फंक्शन समझ में आ गया ना। इसको पैकेट डेटा MSC बोलते हैं। तो बाकी का तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करना चाहिए कि राउटिंग, मोबिलिटी मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट, ये सारे और चार्जिंग एंड बिलिंग ये वगैरह MSC के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा क्या है, GGSN है। अब GGSN क्या है, गेटवे। गेटवे हम कब यूज करते हैं, जब हम बाहरी किसी दूसरे अपने अपना एनवायरनमेंट छोड़कर किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो गेटवे यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गेटवे बेसिकली आपको बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट कर देगा, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा। क्लियर होना ना बात। तो ये क्या करेगा, ये दिस इज द गेटवे, यानी कि इट इज एट द एज ऑफ ऑपरेटर नेटवर्क। इट इज एट द एज ऑफ ऑपरेटर नेटवर्क। भाई हमको इंटरनेट यूज करना है, तो इंटरनेट यूज करने के लिए हम मेरे पास कोई आईपी होना चाहिए, है ना। कैसे इंटरनेट यूज करोगे बिना आईपी के, आईपी मतलब देखा होगा ना, पैकेट जब आप यूज करते हो, आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आपके पैकेट के अंदर आपका डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों की आईपी होती है कि भाई आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है। तो ये आईपी कहाँ से अलॉट अलॉट होगा, ये GGSN से अलॉट होगा ना। जब आप गेट पे पहुंच गए तो सेशन क्रिएट हो चुका है यहाँ से, अब डेटा ट्रांसफर होने की बात है। तो अब GGSN क्या करेगा, आपको आईपी अलॉट करेगा। तो ये इसका एक वन ऑफ द मेजर फंक्शन है, ताकि आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सको अपने आप को। तो आईपी एड्रेस एलोकेशन कौन करेगा भाई, GGSN करेगा, ठीक है। और प्रोवाइड गेटवे टू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को कनेक्ट, गेटवे टू इंटरनेट बोल सकते हो आप, या सॉरी ये कर सकते हो कि कनेक्ट्स। अब आईपी है तो आईपी टू इंटरनेट बोल दो, इसमें पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों आ जाता है। आईपी टू आईपी नेटवर्क्स, या बोल दो प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शंस। प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शंस, प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शंस का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट है क्या बेसिकली। सर इंटरनेट तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक बहुत सारे लोगों का घर है जिसके पास कुछ कुछ डेटा है, और हर घर पे घर का एड्रेस है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो मेरे पास भी अपना एक आईपी एड्रेस है, मुझे GGSN अलॉट कर दिया। अब मुझे किस घर में कौन सा डेटा उठाना है, उस पर्टिकुलर घर पे जाऊंगा, वहां से डेटा उठा के लाऊंगा। किस घर पे जाना है उसकी अपने आईपी एड्रेस है जो मुझे पता है, मैं वहां से जाके डेटा उठा के लाऊंगा। तो यही होता है कनेक्टिंग टू पब्लिक और प्राइवेट आईपी नेटवर्क्स, ठीक है। उसके बाद पैकेट राउटिंग करता है, जी हाँ ये भी पैकेट राउटिंग करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि केवल GGSN या केवल SGSN के थ्रू नहीं होगा, दोनों को ही पैकेट राउटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और फायरवॉल सिक्योरिटी तो ऑब्वियस सी बात है कि देनी होगी।
क्योंकि क्या है, आप ही गेटवे पे हो, आप यू आर दी एट द एज, तो यू हैव टू प्रोवाइड द फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब एंड सिक्योरिटी। फायरवॉल किस लिए प्रोवाइड करते हैं? फायरवॉल इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि भाई जो भी मैंने डिफाइन कर रखा है उन्हीं आईपीस पे इसको जाना है, और जिस आईपीस पे मैं मना कर रहा हूँ उस घर पे नहीं जाना है। मान लो कि मैंने बोला है कि इस घर में जो है डिकॉइट रहते हैं या बैंडिट्स रहते हैं, तो यहाँ नहीं जाना है। तो मैंने अपने जीजीएसएन में ये आईपीस को ब्लॉक कर दिया कि भाई इस आईपीस पे नहीं जाना है। तो इस आईपीस से ना कोई आपके आईपी को एक्सेस कर पाएगा, ना ही आप इसके एक्सेस कर पाओगे। दैट इज डन एट द जीजीएसएन। तो जीजीएसएन के अंदर आईपी एड्रेस एलोकेशन, आईपी एड्रेस या आईपी नेटवर्क पे कनेक्टिविटी, पैकेट की राउटिंग और फायरवॉल एंड सिक्योरिटी का काम करते हैं। ठीक है। अब कैसे सारा काम होता है उसको एक बार देख लो। कॉल फ्लो का बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है। कॉल फ्लो वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई कैसे होगा। तो सिमिलर है, जैसे हमारे पास मोबाइल स्टेशन आपको बीटीएस के पास डेटा भेजता था, वैसे ही यूजर इक्विपमेंट जो है, यूजर इक्विपमेंट किसको भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको भेजेगा, नोड बी को भेजेगा, है ना। पीडीएस की जगह यहाँ पर क्या है, नोड बी। और यहाँ पर कौन सा इंटरफेस यूज करेंगे, यहाँ पर यूयू इंटरफेस यूज करेंगे। अब नोड बी किसको फॉरवर्ड कर देगा, नोड बी जो है वहां पर बीटीएस बीएससी को फॉरवर्ड कर देता था, यहाँ आरएनसी को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, जब आरएनसी को हमारा फॉरवर्ड कर देगा, और ये नोड बी और आरएनसी के बीच में कैसा है भाई, कौन सा इंटरफेस है, तो सर नोड बी और आरएनसी के बीच में हमारा इंटरफेस है आईयूबी। ठीक है, दिख रहा है ना डायग्राम में, आईयूबी। तो यहाँ पर मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ आईयूबी, और एक आरएनसी दूसरे आरएनसी से कनेक्ट होता है, ये से कनेक्ट होता है। ये कौन सा इंटरफेस होता है सर, ये होता है आईयूआर इंटरफेस। ठीक है। और ये आरएनसी आपका क्या करेगा, ये आरएनसी आपका डेटा को फॉरवर्ड कर देगा एमएससी को, और एमएससी बाकी अपना स्विचिंग या कॉल का डेस्टिनेशन डिफाइन कर लेगा। ठीक है, ये तो कॉलिंग के लिए मैंने बताया। और अगर डेटा होगा तो डेटा के लिए भाई आरएनसी किसको चला जाएगा, एसजीएसएन जीजीएसएन को। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, इंटरफेस है, उसको हम बोलते हैं आई यू इंटरफेस। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये डायग्राम भी बना लो, इंपॉर्टेंट है। और डेटा के लिए कैसा होगा सर, डेटा के लिए तो ऐसा होगा कि यूई रिक्वेस्ट भेजेगा डेटा से सेशन के लिए, और ये सारी चीज होने के बाद कहाँ पर चले जाएगी, एसजीएसएन पे। और एसजीएसएन जब अपना ऑथेंटिकेट कर लेगा यूजर को, ऑथेंटिकेट कर लेगा यूजर को, तो डायरेक्टली जीजीएसएन को दे देगा। और जीजीएसएन दे देगा, और उसके बाद क्या करेगा, इंटरनेट को असाइन कर देगा। पूरा डायग्राम बना दो क्या, चलो पूरा बना देता हूँ, ठीक है, मैं बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। यूजर इक्विपमेंट किसको भेजेगा, नोड बी को रिक्वेस्ट भेजेगा। नोड बी किसको भेजेगा, आरएनसी को भेजेगा। आरएनसी किसको भेजेगा, एसजीएसएन को भेजेगा। ठीक है, क्या एमएससी नहीं आ रहा यहाँ पर पिक्चर में, ठीक हो, डेटा के लिए बात हो रही, कॉलिंग के लिए बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो एसजीएसएन को भेजेगा, और एसजीएसएन किसको भेजेगा, जीजीएसएन को भेजेगा। और जीजीएसएन क्या कर देगा, कनेक्ट इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, और रिटर्न पार्ट में कैसा होगा भाई, रिटर्न पे हमारा उल्टा आएगा। उल्टा मतलब, बना नहीं रहा हूँ, कुछ समझ लो। इंटरनेट से जीजीएसएन के पास में आएगा, जीजीएसएन से एसजीएसएन के पास में आएगा, एसजीएसएन से आरएनसी, और सीधा यूजर गवर्नमेंट के पास। उल्टा पाथ फॉलो हो जाएगा, कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक सब समझ में आ गया ना। अगर यहाँ तक सब समझ में आ गया तो फटाफट हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं, और उसके बाद करते हैं वीडियो को एंड। ठीक है, यूयू इंटरफेस कहाँ कनेक्ट होता है, यूई से नोड बी, आईयूबी इंटरफेस बता दिया, आईयूआर बता दिया, आईयूपीएस, सीएस एंड आईयूपीएस। अब सीएस और पीएस तो मालूम हो गया ना, सर्किट स्विच डोमेन और पैकेट स्विच डोमेन, तो पता ही हो जाएगा ना। आरएनसी और एमएससी के बीच का जो इंटरफेस है वो आईयूसीएस है, और आरएनसी और एसजीएसएन का जो इंटरफेस है वो आईयूपीएस है। जनरली मैंने इसको पहले क्या बोला था, आईयू इंटरफेस, और कर डिफाइन कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। यानी कि आईयू और ये फोन नेटवर्क बेसिकली जो कनेक्ट हो रहा है, फोन नेटवर्क जो बोल रहे हैं, इसके बीच में कनेक्टिविटी का इंटरफेस आईयूसीएस आईयूपीएस है। ठीक है, डिफरेंस दोनों का यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया। एक्सेस मेथड टीडीएमए और एफडीएमए यूज करते हैं, यहाँ पर डब्ल्यूसीडीएमए यूज करते हैं। चैनल की बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज होती है जेसेफ के अंदर, यहाँ 5 मेगाहर्ट्ज होता है। हैंड ओवर यहाँ पर हार्ड होता है, यहाँ पर सॉफ्ट होता है। डेटा स्पीड कितनी होती है, 9 केबीपीएस, 9.6 केबीपीएस टू बी एग्जैक्ट। और यहाँ पर कितना होता है, अराउंड 10 एमबीपीएस। ठीक है, कोर नेटवर्क, यस मेनली सर्किट स्विच होता है। कोर नेटवर्क हमारा कैसा है, दोनों है, सर्किट स्विच डोमेन प्लस पैकेट स्विच डोमेन। तो दोस्तों आई होप चीजें काफी क्लियर हो गई होगी 3G आर्किटेक्चर को लेकर के, और 2G और 3G के बीच में आपको मोटा मोटी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ 3G यानी कि यूएमटीएस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलटीई आर्किटेक्चर, और उसको डेप्थ में पूरा डिटेल समझेंगे, क्योंकि वही अभी मेन प्रोजेक्ट है जो चल रहा है बीएसएनएल के अंदर। तो वी विल सी टू दैट। Any queries, or feel free to comment. Also, I'll feel good if you comment. So do not forget to comment and like the videos. Do subscribe my channel. Thank you. Let us meet in the next video.